छोटी वोट अपने पार्षद पंजे पे लगाई है और दूसरी वोट जो मैं मेयर प्रत्याशी के लिए मैंने हाथी वाला बटन दबाया और वोट जो है फूल का निशान पे लाइट जली है। तो उस वोट को मैंने जो है ना उस उंगली नहीं हटाई, मैंने वहीं रखी और स्टाफ को मैंने बुला लिया, जो अंदर मतदान अधिकारी हैं उन सबको बुला के मैंने वो दिखाई है। उन्होंने फिर बाहर के पुलिस अधिकारी जो हैं उन्हें बुलाया, उन्होंने देखा है सबने। 1 घंटे तक जो है हम वहीं खड़े रहे, मैं उंगली रखे हुए उस पर। जब बाहर से और अधिकारी आए हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, एडीएम सिटी साहब आए हैं, उन्होंने उस चीज को देखा है और उस मशीन को फिर सीज करी है। मेरा नंबर तीसरा था, मैंने जो है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल IAS। जैसे कि शुरुआत के वीडियो में आपने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM माल फंक्शनिंग कर गई है, तो आपके मन में भी EVM को लेकर कई सारे सवाल उठे होंगे और लग रहा होगा कि अरबों लोगों के भविष्य का जो फैसला करती है मशीन, वो इस तरह से कैसे ख़राब हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में भी जो केस चल रहा था EVM को लेकर, उसका फैसला भी आ गया है, लेकिन ये सब 1977 to 1982 तक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे श्यामलाल चकदर ने भारत के चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चकदर को बूथ कैप्चरिंग की समस्या, मौजूदा वोटिंग पद्धति के साथ तार्किक मुद्दों और लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अपने अनुभव के कारण यह बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया गया था। 1977 के आम चुनाव में 29 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जबरन मतपत्र भरवाए गए। इसके चलते 1977 में मुख्य चुनाव आयुक्त श्यामलाल चकदर ने हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का दौरा किया। इसके पश्चात पहली भारतीय EVM का आविष्कार 1980 में MB हनीफा द्वारा किया गया था, जिसे 15 अक्टूबर 1980 को इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटेड काउंटिंग मशीन के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह डिज़ाइन पहली बार तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनी में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। EVM का प्रयोग पहली बार 1982 में केरला के जनरल इलेक्शन में किया गया था, लेकिन इसका कानून में कोई प्रावधान न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्शन को ही बेबुनियाद ठहरा दिया था। उसके पश्चात 1989 में पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में संशोधन करके सेक्शन 61 को डाला गया EVM का चुनाव में प्रयोग करने हेतु। इसके बाद आगे चल के 1989 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से भारत में EVM मशीन बनाने की शुरुआत हुई। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने 1990 में अपना एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया और दोनों कॉरपोरेशंस ने एक होकर इसे औद्योगिक पैमाने पर बनाने की शुरुआत की। लेकिन EVM का जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी IIT मुंबई के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर के मेंबर्स की। लेकिन सारे पार्टी की सहमति मिलते मिलते 1998 का वो साल आया जब कानूनी रूप से EVM का प्रयोग किया गया MP, राजस्थान और दिल्ली की विधानसभा चुनाव में, वो भी पूरे 25 लोक निर्वाचित क्षेत्रों में। इसी तरह 1999, 2000 और 2001 में हुए कुछ चुनावी क्षेत्रों में, चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा क्षेत्र, वहाँ भी प्रयोग किया गया। और 2004 का वो साल आया जब पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों के लिए EVM का प्रयोग किया गया और तब से लेके आज तक चुनाव का एक मूलभूत अंग के रूप में सामने आया है EVM। और गौर फरमाने वाली बात यह है कि 2024 में EVM के इतिहास में 5वां लोकसभा इलेक्शन होगा, जो कि अपने आप में ही EVM की लंबी यात्रा का प्रमाण है। अब थोड़ा जान लेते हैं आखिर EVM वर्क कैसे करता है। EVM में मुख्य रूप से 2 मशीनें होती है, कंट्रोल यूनिट एंड बैलेटिंग यूनिट, जो कि 5 मीटर लंबी केबल से जुड़े हुए होते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है मतदान अधिकारी के पास और बैलेट यूनिट होता है सुरक्षित अंतर पर, जहाँ गोपनीय रूप से मतदार अपना मत डाल सकता है। एक बैलेट यूनिट पे अधिकतम 16 कैंडिडेट्स होते हैं, जिनके चुनाव चिन्ह नाम वहाँ पे छपे हुए होते हैं। अगर 16 से अधिक कैंडिडेट हो किसी क्षेत्र में, तो बैलेट यूनिट तकनीकी रूप से सक्षम है
कि एक साथ वह ऐसे 24 बैलेट यूनिट को जोड़ सकती है एक कंट्रोल यूनिट के साथ, जिससे 384 कैंडिडेट्स को स्थान मिलेगा बैलेट यूनिट पे। मतदार जब भी मत देने के लिए बैलेट यूनिट पे जाता है तब वहाँ पे अधिकारी कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट एक्टिवेट करता है और मतदार जिस चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाता है उसे उसका मत मिल जाता है। वहाँ ब्रेल लिपि में भी सब अंकित होता है, जिससे ब्लाइंड व्यक्ति भी मत डाल सकता है। सारे मत कंट्रोल यूनिट में स्टोर होते हैं। ईवीएम में ऑलरेडी एम्बेडेड एक चिप होती है जिसमें सारी प्रोग्रामिंग पहले से ही की गई होती है। उसे दोबारा प्रोग्राम करना मुमकिन नहीं है। ईवीएम इंटरनेट या किसी भी प्रकार के बाहर से नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता है। एक इंसान एक बार में सिर्फ एक ही मत दे सकता है। अगर दोबारा आप बटन दबाओ तो भी कोई फायदा नहीं। 2006 से पहले वाले ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद वाले मॉडल्स में अधिकतम 2000 वोट्स ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतदान के परिणाम सारे कंट्रोल यूनिट पे दिखाए गए नंबर्स को जोड़ के पता लगाए जाते हैं। मतदान के परिणाम 10 साल तक कंट्रोल यूनिट स्टोर करके रख सकता है। ईवीएम के 3 वर्जन है, M1, M2 एंड M3, जो 2001, 2006 एंड 2013 में लॉन्च किए गए। लेटेस्ट M3 वर्जन पहली बार नोक्सेन असेंबली सीट नागालैंड में यूज़ किया गया। ईवीएम M3 एक 7.5 वोल्ट की बैटरी से चलता है और यह मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद बंद कर दिया जाता है। एक ईवीएम मशीन लगभग 15 साल तक उपयोग में लाई जा सकती है। मतदान खत्म होते ही ईवीएम को मतगणना केंद्र पे पूरी सुरक्षा से ले जाया जाता है, जैसे कि कोई चीफ मिनिस्टर जा रहे हो। ईवीएम फिर सील करके स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। जिस बॉक्स में उसे सील करते हैं वहाँ पे एक पेपर लगाया जाता है जो हमारी करेंसी की तरह होता है, जो खास इसी के लिए बनाया जाता है। उस पे एक यूनिक कोड होता है। फिर बॉक्स को लॉक से सील कर दिया जाता है खास पीतल के मोहर के साथ। इसके बाद उन्हें पूरी सुरक्षा से स्ट्रॉन्ग रूम में अंधेरे कमरे में रखा जाता है, जहां पुलिस एंड सीआरपीएफ उसकी सुरक्षा करते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ईवीएम के साथ नहीं रखा जाता। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद और कई कागजी कार्रवाइयों के बाद इसके बीच में 45 दिन का समय होता है उम्मीदवार के पास रिकाउंटिंग के लिए, अगर उन्हें मतदान प्रक्रिया पर संदेह हो तो। 45 दिन का समय खत्म होने के बाद ईवीएम को फिर से स्टोरेज रूम में ले जाया जाता है, जहां मल्टीपल लेवल पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और इंजीनियर्स उसकी जांच करते हैं। ईवीएम को तकनीकी रूप से सक्षम पाए जाने पर उसे अगली चुनाव प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले चुनाव के लिए जाने से पहले ईवीएम की मॉक ड्रिल्स होती है पार्टीज के प्रतिनिधियों के सामने, और उस पे खरा उतरने के बाद ही सारे प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और ईसीआई के ऑफिसर्स के हस्ताक्षर के बाद ईवीएम का अगला सफर शुरू होता है। 20% ईवीएम रिजर्व रखे जाते हैं ताकि कोई तकनीकी दिक्कत आने पे जल्दी से रिप्लेसमेंट मिले। 2011 से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वीवीपैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का भी प्रयोग शुरू हुआ। वीवीपैट प्रिंटर में उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और प्रतीक होता है और यह 7 सेकंड के लिए एक पारदर्शी विंडो के माध्यम से खुला रहता है। एक चुनावी क्षेत्र में किसी भी 5 पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट स्लिप रैंडमली चेक किए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई है। 2001 में यह आंकड़ा एक पोलिंग स्टेशन से बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 5 पोलिंग स्टेशन तक बढ़ाया है। ईवीएम के आने से हर इलेक्शन में लगभग 10,000 टन कागज की बचत हुई है। ये इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी है हमारी लोक संख्या को देखकर। आज के तारीख में एक ईवीएम की लागत लगभग 35 to 40,000 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग वीवीपैट। 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए इस साल 21.60 लाख बैलेट यूनिट्स, 16.80 लाख कंट्रोल यूनिट्स एंड 70.70 लाख वीवीपैट का उपयोग होगा। लेकिन ईवीएम हमेशा से ही प्रश्नों के घेरों में रहा है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा, उससे प्रश्न तो उठते हैं। साथ ही 2009 में जब बीजेपी चुनाव हारी थी तब उन्होंने ईवीएम किस तरह से फ्रॉड है उस पर पूरी किताब लिख डाली थी, जिसमें से कुछ पन्ने भारत रत्न अवार्डी श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भी लिखे हैं। मध्य प्रदेश में जो कंट्रोवर्सी हुई थी 7 साल पहले, जिसमें वीवीपैट में सिर्फ बीजेपी का चुनाव चिन्ह आ रहा था, कोई भी बटन दबाने के बाद वो भी बेबुनियादी निकला। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम में ब्लैकआउट होने के बाद ईवीएम में छेड़छाड़ की गई, ऐसे आरोप लगाए गए थे 2018 में। लेकिन तकनीकी जांच में पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई इंसान स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास भी भटक नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे 20 आर्म्ड गार्ड्स तैनात होते हैं राइफल के साथ विथ शूट एट साइड के ऑर्डर के साथ। 2017 में बीएमसी इलेक्शन में एक कैंडिडेट को 0 वोट्स मिले थे, जबकि उसने खुद का एक वोट तो डाला ही था। लेकिन फॉर्मर ईसीआई सुनील अरोरा की बात माने तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनिपुलेट ईवीएम।
They are definitely foolproof as far as apprehensions of conspiracy and manipulations are concerned. But technical snags are possible as in case of any other device. तो इसे हम तकनीकी खराबी मान सकते हैं क्योंकि आज तक ईवीएम के खिलाफ कोई भी क्लेम साबित नहीं हो सका है जो इसे एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का नाम दे सके। अगर वीवीपैट और आपका वोट मैच ना करे तो आप अधिकारी को अपना अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अगर इसमें कोई तथ्य सामने नहीं आया या आपका क्लेम झूठा साबित हुआ तो 1000 का जुर्माना और कैद भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें काफ़ी सारी बातें उजागर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि मतदान प्रक्रिया को लेकर मतदार की पूरी संतुष्टि होना ज़रूरी है, लेकिन हम जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो बेबुनियाद ना हो, इसकी भी खबरदारी मतदार ने लेनी चाहिए। बार बार और लगातार संदेह और निराशा, यहाँ तक कि बिना सबूत के भी अविश्वास पैदा करने का विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इससे चुनाव में नागरिकों की भागीदारी और आत्मविश्वास कम हो सकता है, जो एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। पिटिशनर्स की मांग इस प्रकार थी। नंबर 1, ईवीएम को हटा के हम पुराने बैलेट पेपर बेस्ड इलेक्शन प्रोसेस पे वापस आए। नंबर 2, एडीआर की एक डिमांड ये थी कि वीवीपैट के ऊपर जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट हो, ना कि अभी जैसे होता है जिसमें सिर्फ 7 सेकंड के लिए लाइट जलने पर ही आप वेरीफाई कर सकते हैं आपका वोट। ये 2017 में इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट का ट्रांसपेरेंट ग्लास हटा के ओपैक ग्लास लगवाया था। वीवीपैट की स्लिप मतदार के हाथ में लेकर देखने का अधिकार हो, 100% वीवीपैट स्लिप की काउंटिंग हो, जो कि अभी 5% है। सुप्रीम कोर्ट ने सारी मांगों को खारिज करके अपने कुछ सुझाव दिए। सिंबल लोडिंग यूनिट जो होता है ईवीएम के साथ, उसे भी सील करके इलेक्शन का निकाल लगने के बाद 45 डेज तक ईवीएम के साथ रखा जाना चाहिए। जिस बॉक्स में सिंबल लोडिंग यूनिट रहेगा उस पे उस लोक निर्वाचित क्षेत्र के प्रतिनिधि और उनके सहयोगी के हस्ताक्षर उस सील पर लिए जाएं। 1 मई 2024 से पॉलिटिकल पार्टीज को चिन्ह के साथ उनका एक बारकोड प्रदान किया जाएगा। अगर सेकंड एंड थर्ड नंबर पे आए कैंडिडेट को चुनाव में मिले मतों पर संदेह है तो उन्हें 7 दिन के अंदर लिखित आवेदन करना होगा। उसके पश्चात 5% ईवीएम के अंदर रखे माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी चेक की जाएगी इंजीनियर्स के द्वारा। जैसा कि हमने देखा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना ना ही आसान है और ना ही मुमकिन, लेकिन अगर टेक्निकल गुरुजी और ध्रुव राठी की बात माने तो ईवीएम को हैक कर सकते हैं। अगर मशीन का डिस्प्ले बदल दिया जाए जिससे कोई ब्लूटूथ डिवाइस अटैच हो पहले से ही, तो उसे मोबाइल से कंट्रोल करके डिस्प्ले पर आ रहे नंबर्स को कम या बढ़ाकर दिखा सकते हैं। और एक तरीका यह है कि एक चिप की तरह दिखने वाली क्लिप आती है और उसके ऊपर एक डायल होता है या एक बटन जैसे, अगर रोटेट किया जाए तो कुछ ही सेकंड्स में वोटिंग की गिनती बढ़ सकती है या फिर कम भी हो सकती है। लेकिन इसके पहले ईवीएम को कब्जे में लेना भी तो ज़रूरी है, और ईवीएम की सुरक्षा के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट ही मैनिपुलेट करती है ईवीएम को? क्यों मोदी जी इतने खुश हुए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद? क्यों यूएसए जैसी डेवलप डेमोक्रेसी में आज भी बैलेट पेपर का यूज़ होता है? इसका एक रीज़न मैं बताता हूँ, हमारी पॉपुलेशन। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय मैटर करती है, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि सारे देश में जागरूकता फैले ईवीएम को लेकर, और साथ ही साथ मतदान को लेकर भी, क्योंकि हर एक मत कीमती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल गुरुकुल IAS।